अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, नमस्कार। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं पिछले कई दिन से हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बदनामियां हुई। किसने कहा कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वाले नेपोटिज्म करते हैं, किसने कहा कि यहाँ ड्रग एडिक्शन है, किसने कहा कि यहाँ रंग को लेकर, कभी धर्म को लेकर। लेकिन इस अंधकार में एक चिराग ऐसा है जो जलता रहा। इस बदनामी के दौर में एक शख्स ऐसा है, एक फिल्म स्टार ऐसा है जिसको लोगों ने बहुत प्यार किया, अपना दोस्त समझा। कई जगह तो उनके मंदिर बना दिए गए। लेकिन जब लोकप्रियता बढ़ती है, नाम बढ़ता है, तो फिर इल्जाम भी लगते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज वेलकम रियल लाइफ हीरो सोनू सूद। थैंक यू सो मच सर। तो ये तालियां बजती रहें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत के इस खास शो में आज के हमारे जज, राज्यसभा के मेंबर, जाने माने फिलैंथ्रोपिस्ट विक्रमजीत सिंह साहनी। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विक्रमजीत सिंह साहनी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सोनू सूद का। बड़ा नर्वस हूं मैं। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सोनू सूद पर इल्जाम है कि ये अपनी मनमर्जी करते हैं। सोनू, ये सही है कि आपके फादर ने आपको दुकान में कपड़ा नापने का काम दिया था और आप दुकान छोड़ के नागपुर चले गए इंजीनियर बनने अपनी मर्जी से? मेरे फादर मदर हमेशा कहते थे कि पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उस नागपुर गया इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है। यही था कि वापस आना है, शॉप पे बैठूंगा या कुछ और बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। लेकिन चाहते थे इंजीनियरिंग करें जी, और आप बगैर टिकट मुंबई पहुंच गए। अनरिजर्व टिकट पे गया था, टिकट लिया था पर रिजर्वेशन नहीं था। बस बैठ के कहीं कोने में सीट्स पे बैठ के एडजस्ट करता करता मुंबई पहुंचा था। टीटी ने पकड़ा था? टीटी ने थोड़े थोड़े पैसे खिला के बैठ गया था कोने में से। और जब मुंबई पहुंचे तो वहां भी चौकीदार को पैसे खिला के स्टूडियो के अंदर घुस पाए? सर, फिल्म सिटी गया तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे जाने नहीं देंगे, तो मुझे लगा कि शायद देख के लगूंगा मैं एक्टर टाइप का हूँ, एंट्री दे देंगे। पर वहाँ पर भी फिल्म सिटी में रोक लिया। बोले कि जब शूटिंग नहीं है तो जाना नहीं पड़ता। तो आप 15-20 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर और फिर किसी को 200-400 खिलाए और फिर अंदर वापस गया। और मैं सर सेट पे गया और मुझे लगा कि शूटिंग कहीं चल रही थी। मुझे लगा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और कोई ना कोई डायरेक्टर वगैरह देखे, एक्टर टाइप का लगता है, उसको काम देते हैं। तो पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर। सारा दिन घूमता रहा शाम तक फिल्म सिटी में और फिर वापस आया। और तब पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं सोच कर आया था वैसे उतना ईजी नहीं है, थोड़े धक्के खाने ज़रूरी है। और देखिए, मेरे पास आपकी 97 की एक तस्वीर है। वाह। वो तस्वीर देख के ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये लड़का फिल्मों में हीरो बन सकता है कि नहीं। अब बताइए, देख के आप सोच रहे थे कि मैं हीरो बन सकता हूँ? सर बोलते कि उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, तो उसी चक्कर में पहुंचा। मुझे लगता है कि ये तस्वीर देख के और भी बहुत सारे निकलेंगे यहाँ से सर। और फिल्मों में गए तो तमिल में, तेलुगु में? जी सर, मैं बोलते बेगर्स आर नॉट द चूजर सर, कुछ पता नहीं था। और मुझे याद है कि एक फिल्म का ऑफर आया मुझे कि विलन है, तो मैंने बोला कि यार ये विलन को ऑफर करे, इनका कोई विजन ही नहीं है, डायरेक्टर को कुछ पता नहीं, लड़का हीरो बनने आया और तुम विलन बना रहे हो यार। तो पर यह था कि कैमरे के सामने आना था। और फिर मैं चेन्नई में पहली फिल्म की मैंने तमिल, और वो हिट हुई फिल्म, तो वहाँ से फिर नेगेटिव रोल्स बड़े अप्रिशिएट होने शुरू हुए, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में। लेकिन ये सच है कि
रोल देते समय उन्होंने आपकी एक्टिंग नहीं देखी? नहीं सर, मेरा उन्होंने पहले देखूं तो पहला जो लुक था उन्होंने देखा कि हाइट बॉडी है, चलो इसको देते हैं, रोल देते हैं। फिर एक्टिंग करते करते सीख गया सर, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन पहला लुक वाइज ही मिला था सर, पहला लुक। आपके एक दोस्त ने कहा कि साउथ की फिल्में इसलिए करनी शुरू की क्योंकि जिस लड़की से मोहब्बत की कॉलेज में वो तेलुगु थी। वो सर वो एक्सीडेंटल काम हो गया था पहले। तब जब सोनाली से मुलाकात हुई, वो तेलुगु थी, तब सोचा नहीं था फिल्मों में आना, लेकिन बोलते हैं कि तकदीर घुमाकर वापस आपको वहीं ला देती जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। और फिर साउथ की फिल्म शुरू हुई, और मुझे लगता है कि पंजाबियों से ज़्यादा साउथ इंडियन ज़्यादा खुश होने शुरू हुए कि यार इसकी पिक्चरें देखते हैं। और जब मैं पंजाब आता था और लोगों को बोलता था, मेरी मदर बोलते थे कि वो साउथ की पिक्चर कर रहे हैं, तो पंजाब वाले कहते यार मुंडा पिक्चर कर रहा है, देखता तो है नहीं कभी टीवी पे यार। तो आई थिंक धीरे धीरे फिर दिखने शुरू हुए, तो लोगों को लगा हाँ कुछ कर ही रहा है यार, नहीं तो ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा मुंबई में। जब दिखने लगे जी, तो गांव वाले, परिवार वाले तो सोच रहे होंगे ना बेटा हीरो बनेगा जी, तब आप बने खलनायक, विलन। राइट। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सर पहले जो अभिनव कश्यप जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो मणिरत्नम की युवा में असिस्टेंट हुआ करते, तब उन्होंने मुझे हीरो के रोल के लिए चुना गया था पहले कि यार मैं एक करप्ट पुलिस वाले की भूमिका निभाऊंगा। उस समय दबंग लिखी जा रही थी, तो तब जब मुझे छेदी सिंह का उल्टा रोल मिला, जब सलमान ने चुलबुल पांडे का रोल ले लिया, तो मुझे छेदी सिंह का रोल दिया। मैंने बोला कि ये तो नहीं करूँगा मैं। तो बोले यार नहीं कर, तू अच्छा है, रोल है। फिर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा लिखता हूँ उसको, मैं थोड़े से डायलॉग वायलॉग्स ठीक करता हूँ इसको, और कोई लिखने का शौक था। फिर मैंने 2-3 दिन में पूरा स्क्रिप्ट लिखा, कुछ डायलॉग्स लिखे, और फिर सुनाया मैं कि अगर ये ठीक है तो चलता है। देन दे सेड कि नहीं तो आजा करते हैं, और फिर सर दबंग बन गई। तो आपने छेदी सिंह के डायलॉग खुद लिखे? मैंने लिखे थे सर, काफ़ी डायलॉग्स लिखे। मैं बड़ी फिल्मों में लिखता हूँ अपने सारे डायलॉग्स, क्रेडिट नहीं लेता, बट बड़े हिट डायलॉग मेरे लिखे होते हैं। तो मेरे को सलमान लेकर गए, कहते चलो हम लोग खाना खाने जाते हैं, वहाँ वाई में शूटिंग कर रहे थे हम लोग। तो सलमान बोला यार तू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो उसने बोला यार डायलॉग बड़ा अच्छा है, तो चलो पिक्चर में यूज़ करते हैं। फिर हमने अगले दिन वो डायलॉग यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो हमें सर ऐसे बन गई लाइन। और उस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग तो सलमान का था कि इतने छेद करेंगे। वो मुझे याद है, हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, मुझे लिखने का शौक था, मैं अभिनव के साथ बैठ जाता था। उसके अंदर भी जो डायलॉग कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे सांस, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी कलम चली थी। तो उसमें सर लिखने का शौक है सर, लिखवा लेते तो लिख देता हूँ सर। खलनायक के तौर पर जब आप हिट हुए जी, तब आपने सोचा कि अब रियल लाइफ में हीरो बन जाते हैं? मैं जब मुंबई आया तो बड़ी इच्छा थी कि अच्छे किरदार निभाएं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने। कोई 100 करोड़ की बिजनेस करती, कोई 500। मुझे लगता था ज़िंदगी वो है। और जब कोविड आया और आम लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, तब मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार था, वो तो अब मैं निभाने का मौका मिला, जिसका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। और ये ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था, और आज भी सर वो फिल्म चल रही है। मैं चाहूँगा कि आखिरी ब्रेथ तक वो फिल्म चलती रहे, ऐसे ही ऊपर वाला मुझसे काम करवाता रहे और मैं ऐसे ही जुड़ता रहा। लेकिन सुनिए, ये किरदार निभाने के चक्कर में जो फिल्मों के रोल थे वो चले गए। मैंने सुना कि चिरंजीवी ने आपको फिल्म में पीटने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इनको मारेंगे तो पब्लिक मुझे मारेगी। बिल्कुल सर, एक्शन चल रहा था। एक्चुअली सर 2 दौर थे। जब कोविड शुरू होने से पहले आधी फिल्म बनी थी, ऐसे 2-3 फिल्म थी, और जब कोविड के दौरान बंद हो गई शूटिंग और वापस आए तो इमेज बदल चुकी थी। और फिर जो हमारे एक्शन डायरेक्टर से हमारे एक्टर्स साथ में तो बोले कि यार हम मारेंगे तो नहीं, उसको लात मारेंगे तो गाली पड़ेगी। तो फिर कई चीज़ें रीशूट हुई, कई वापस री-एडिट हुए। और साउथ में थोड़ी सी इमोशन लोगों की ज़्यादा रहती, तो उन्होंने बोला कि यार ये चलेगा नहीं, अगर इसके ऊपर कुछ गाली दे ली या कॉलर पकड़ने की कोशिश की तो फिर लोग पसंद नहीं करेंगे। तो वापस हमने रीशूट किए थे फिर पोर्शंस। लेकिन दोस्त और घर वाले नहीं कहते थे कि बहुत पिटते हैं हर फिल्म में? सब कहते तो थे पहले कि यार तू मतलब बॉडी शॉडी तो उससे बेटर बना रखी है, लेकिन पिटता तू ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि मैं तो एंड में पिटता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं पीटता हूँ। तो एंड में थोड़ी सी पिट खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कंगना रनौत की फिल्म के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, कुश्ती के लिए बॉडी बनाई थी जी। जब फिल्म आई तो उसमें रोल काट दिया गया?
सर उसमें सर कंगना दोस्त है, मैं वो फिल्म जब की थी, क्रिश डायरेक्टर थे उसके और शूटिंग पूरी ख़त्म हो गई थी। फिर जब कंगना ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि वापस मैं वो डायरेक्ट करना चाहती हूँ फिल्म, तो मैंने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है, क्या पिक्चर में जो करना है। जब मैंने देखा तो मेरे सीन्स दिखे नहीं मुझे, तो मैंने बोला यार ये तो फिर सही नहीं है, मैं दोस्ती भी है और मैं कर भी नहीं सकता, तो मैं अगर शूट करूँगा तो मैं जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उन्हीं के साथ शूट करूँगा। अगर आपको करनी है तो मैं भी मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊँगा फिल्म से। तो मैं निकल गया वहाँ से, पिक्चर से। लेकिन कंगना ने कहा कि सोनू सूद में ईगो है जी, और एक विमेन डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए निकल लिए। मैं सर फराह खान के साथ किया था, जब उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो फराह खान डर गई कि भैया मैं तो लड़की हूँ भैया, मेरा जेंडर मत बदलो आप। तो कोई फर्क तो ऐसा नहीं है सर। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपको हिंदी मूवीज़ में देखते आए हैं और आपने जो अपना करियर स्टार्ट करा है वो तमिल एंड तेलुगु मूवीज़ से करा है और आप हैं पंजाबी सर जी। तो अगर आप अपना कोई एक डायलॉग तमिल तेलुगु मूवी का हम लोगों को बोल के बताएं तो अच्छा लगेगा सर। जी मुझे याद है सर, पहली फिल्म तमिल फिल्म थी, पिक्चर का नाम था कल्लड़गर। तो मुझे उन्होंने बड़ा एक लंबा सा डायलॉग दिया और कभी कैमरा फेस किया नहीं था, नर्वसनेस थी, नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग, तो मैंने पूरा रट लिया था वो डायलॉग। और जब मैंने जाकर बोला तो कुछ डायलॉग ऐसा था कि साक्षात अंदे याने मुग्धन विनायक पेरुमाने करुणोदय कपतना वेरे मनसला नाम वेरे खलो देव निंदाए आगदा, तो समथिंग लाइक दैट। तो मेरे डायरेक्टर बड़े खुश हो गए, कहते यार बड़ा फोकस बंदा है यार तू। फिर चल पड़ी गाड़ी से। एक तमिल तेलुगु तो ठीक है जी, चाइनीज फिल्में की आपने? चाइनीज़ की सर, चाइनीज़ की, अमराती फिल्म्स की सर। तो अलग अलग भाषाओं में मैंने पिछले की, चाइना में तो जैकी चैन ने बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि एक दिन अचानक फ़ोन आया, मैं पंजाब में था और फ़ोन आया कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम जैकी चैन प्रोडक्शंस और वी वांट यू टू डू दिस फिल्म। और फिर से पता ही नहीं लगा चाइना में एक कब फिल्म पहुंचे। तो मुझे नाम याद है, कुंग फू योगा, या कुंग फू योगा सर। लेकिन बाकी फिल्मों के नाम भी नहीं पता चल रहे क्या है। सर मुझे भी नहीं पता चल रहे। तो कोई चाइनीज में डायलॉग भी याद है? सर उस समय तो मैंने ना बड़ा सीखा था, मेरे को इधर मिलते नहीं चाइनीज, मैंने तो काफ़ी सीख ली थी सर उस समय बात करते करते। जैकी चैन जैसे नी हाओ ये सब बात करते थे, उनको कैसे बात करते वो भी सीख लिया था। फिर अभी 6-7 साल हो गए, सब छूट गया वापस, अभी उतना याद नहीं है, बट मज़ा बहुत आया था सर वहाँ काम करके। और सवाल कोई पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने सुना था कि आपको बंगाली रसगुल्ला बहुत पसंद है जी। और बंगाली रसगुल्ला खिलाकर आपसे कोई कैसा भी काम करा सकता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल मेरी सर रसगुल्ला कमज़ोरी है। कॉलेज के समय से जब हम लोग रैगिंग वैगिंग करते थे, मेरे साथ में बिहार के वाले बड़े लड़के रहते थे, तो रैगिंग में यही होता था कि क्या तू नया फर्स्ट ईयर का आया, क्या बोले काम कर 50 रसगुल्ला लेके आ। तो रसगुल्ला लेके आता, फिर हम सबको बांटते थे। वो आज भी है, बट ये है कि अभी प्रोफेशन हमें अलाउ नहीं करता और हम लोग खा नहीं सकते, तो इसलिए, बट स्टिल अगर बोलो तो कमज़ोरी है, उसको खिला के आज भी कुछ लेकिन भी करवा उन्होंने सकते कहा हैं। कि आपकी सिस्टर कहती हैं कि रसगुल्ला खिला के कोई भी काम करा सकते हैं, गाना गवा सकते हैं। सर गाना तो मत गवा दो। फिर लोग रसगुल्ला खिलाना बंद कर देंगे अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो। सुनो, आपकी मदर के खत मैंने देखे हैं। जी माँ ने लिखा, तू उठे तो रोशन हो जाए क्षमा तेरे लिए। जी और मुझे लगता है कि वाकई में आपने अपनी माँ के लिए क्षमा रोशन की है। लेकिन जब क्षमा रोशन होती है तो परवाने भी आते हैं, जी जब नाम होता है तो फिर सवाल भी उठते हैं। कुछ और इल्ज़ामात मेरे पास हैं जी। आपकी अदालत में। अगला इल्ज़ाम, आपकी अदालत में फिल्म स्टार सोनू सूद पर आरोप है कि इन्होंने अपनी बदली इमेज का फायदा उठाया। सोनू अपनी इमेज को लेकर के मैंने सुना शुरू से परेशान रहते हैं, अपना नाम बदलना चाहते थे, सोनू अच्छा नहीं लगता था। सर मैं जब आया तो कई लोगों ने पूछा कि यार अगर तो एक्टर बन भी गया तो क्या बोलेंगे ये एक्टर सोनू है, तो ये क्या सोनू सूद कोई एक्टर थोड़ा हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा उनकी बात की, यार हाँ सोनू सूद एक्टर, तो नाम चेंज कुछ करते हैं। तो उस समय आर्यन, आर्यमन ऐसे नाम बड़े फैशन तो में थे। पंजाब में तो ऐसे सब नाम होते हैं ना, टीटू, स्वीटी, बिल्ला। सर लेकिन अभी पंजाब से निकल के बॉम्बे आ गए थे ना, तो बॉम्बे वालों ने बोला कि यार बॉस ये सोनू चलेगा नहीं, गेम कुछ अलग बदलो कुछ नाम। तो मैंने फटाफट बुक वगैरह खोल ली, नाम ढूंढने शुरू किए कौन से फैशन में चल रहे हैं।
तो उस समय आर्यन ऐसे टाइप के नाम थे, ऐसे रखा भी कुछ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए चला भी नाम कि भैया हाँ आर्यन, फिर खुद ही जेब से मुंह से निकलता था सोनू सूद ही है, तो फिर सोनू सूद चलता रहा। और फिर जब थोड़ा बहुत नाम बनना शुरू हुआ तो लगा चलो जब सोनू सूद यहाँ तक लेके आया तो आगे भी ले ही जाएगा नाम, तो आई थिंक फिर पड़ गया सर। सोनू इतना आगे ले गया कि अब लोग अपने बच्चों का नाम सोनू रखते हैं। हाँ जी सर, मेरे को कई लोगों ने रखा है, एक तो गुप्ता जी थे बिहार के, एक वो थे, उन्होंने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रखा। मैं कह रहा आप गुप्ता हो, सोनू सूद कैसे? कहते नहीं सर सोनू सूद गुप्ता है। तो अभी भी मिलते हैं सर आके, और अच्छा लगता है सर। आई मीन अभी लगता है कि माँ बाप ने सोच समझ के नाम रखा होगा सर। सोनू ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत काम किया, दिन रात मेहनत करके मजदूरों को घर भेजा, स्टूडेंट्स को फ्लाइट से बुलाया, लोगों के ऑपरेशन कराए, एजुकेशन कराई। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं जो क्षमा के परवाने हैं जी कि ये क्यों करते हैं? जी, इमेज चमकाने के लिए, छवि बनाने के लिए? मैं तो खाना बांटने निकला था, कुछ लोगों को खाना बांटने लगा तो उन लोगों को फिर घर भेजना शुरू किया, तो लोगों की जो उम्मीद जब जुड़नी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि पूरा देश लग गया। तो पता ही नहीं चला कि कब उस लेवल का हो गया कि लोगों के सवाल भी उठने शुरू हो गए कि ये अचानक कहाँ से उठ के आ गया। लोग कहते बंद हो जाएगा, अभी देखना 1 महीने में बंद हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। 2.5 साल हो गए सर। अभी जो उस समय कोविड में करते थे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा काम अभी हम लोग कर पा रहे हैं। पर आज भी आप मेरे घर पे आएंगे किसी भी समय, 365 डेज कभी भी आएंगे, 500-600 लोग हमेशा घर के नीचे परमानेंट रहते हैं हमारे, सोते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो मैंने सर ये जाना कि इतने सालों में ये जाना कि एक उम्मीद और कोशिश दुनिया के सबसे बड़े शब्द हैं, कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो मुझे लगता है आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आपको फेमस होने का कोई हक ही नहीं बनता। तो मैं उस उम्मीद के लिए कोशिश ज़रूर करता हूँ, बहुत दफ़ा फेल भी होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के ज़िंदगी बदल सकता हूँ, हाँ, पर लेकिन मैक्सिमम लोगों की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ जी। मैंने सुना कि पहले ब्रांड्स रिजेक्ट कर देते थे जी, अब वही ब्रांड आपके पास आते हैं। सर अच्छी बात है सर, मैं ब्रांड्स को भी काम पे लगा दिया सर। मेरे को जितने ब्रांड्स आए, आप मोबाइल फ़ोन्स के ब्रांड्स जब आए तो मैंने 5,500-6 हज़ार उनसे फ़ोन बंटवाए। जब स्टील ब्रांड्स आए उनसे गरीबों को ई-रिक्शास बंटवाई। जब कंप्यूटर्स के ब्रांड्स आए, जो आज भी मैं कर रहा हूँ, तब साइन किया, आज वापस रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम ब्रांडिंग जो है मैं बंटवाता हूँ उनसे। और आज भी मुझे लगता नहीं ऐसा देश को कोई जगह होगा या नहीं होगा जहाँ पे हम लोग नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी होता होगा, चलो आज तक तो सब लोग पैसे ही मांगते थे, चलो अब ये बंटवाने लगा हुआ तो अच्छी काम है। सो आई थिंक आई थोरोली एंजॉय दैट स्पेस सर। लेकिन ब्रांड भी देखिए, जो आदमी अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मुंबई आया था जी, उसकी तस्वीर हवाई जहाज पर दिखाई देती है जी। हवाई जहाज पर बहुत बड़ा बड़ा सोनू सूद लिखा हुआ दिखाई देता है। सर बहुत आई फील रियली हम्बल्ड। मुझे नहीं लगता मैं इतना डिज़र्व करता था, पर जब मैं मैंने देखा तो सबसे पहले आई मिस माई पेरेंट्स। आई विश कि वो होते देखने के लिए, पर मुझे मेरी मदर की कुछ वो लाइंस याद आ जाती जब मैं उसको उस प्लेन को देखा। तो हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में जब आप दुआओं की स्याही भर देते हैं तो आपकी जो तकदीर है वो पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखी जाती है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आप कॉमिक में नागराज बने थे जी। उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं। नागराज, जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नागराज, अपराधियों का मिटा दे नामो निशान। राज कॉमिक्स में नागराज का नया कॉमिक। ये कैसा रोल था जिसमें आंखों से आग निकलती थी? सर मैंने जब दिल्ली में स्ट्रगल शुरू किया तो ये मुझे मिला कि ऐड है, तो मेरे लिए बड़ी बात थी ऐड है। तो मैं दिल्ली में यहीं पे शूट करने गए थे हम लोग, और वो रिलीज़ हुआ ऐड, और फिर
जब रिजल्ट सामने आए और देखे और कुछ कॉमिक्स बुक्स पे भी निकले, तो मुझे याद है मैं लाजपत नगर में घूम रहा था, तो कॉमिक्स में जो कॉमिक्स वाले उस समय रोड पे बैठ के बैठते, अरे नागराज आया, नागराज आया। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा था, मैं क्या तू कहाँ से पहचान लिया मुझे? कहता सर आपकी कॉमिक्स में। उसने फटाफट दिखाया, तो जो मेरी सिस्टर है वो बड़ी एक्साइटेड हुई, कहती चलो ले लेते कॉमिक्स। मैं कहा हट, लेनी नहीं कॉमिक्स। तो मैं मत लेना नहीं कॉमिक्स। तो फिर सर अभी आपने देखो ढूंढ लिया वापस। देखिए कहाँ नागराज जी और कहाँ सोनू सूद आज के, जिसके नाम पर लोग फूड स्टॉल बनाते हैं। कितनी तस्वीर मैंने देखी, कहीं पर लेडीज कॉर्नर बना लिया सोनू सूद के नाम पे, किसी ने दुकान का नाम सोनू सूद के नाम पर रख लिया। सर मैं वही बोला सर, दुआएं हैं जो कर देती हैं। बड़े कई लोगों के बिजनेस में आज भी उनकी, जहाँ पर भी जाता हूँ, कहीं किसी ने फास्ट फूड कॉर्नर खोला होता है। मैं अभी लास्ट वीक में जयपुर में गया था, तो मुझे याद है कोविड में किसी ने खोला था और सोनू सूद फास्ट फूड कॉर्नर करके, और उसने बोला कि सर मैंने जयपुर में खोला और जब मैंने आपका नाम लगाया तो हमारी दुकान बहुत चल पड़ी। तो मैंने बोला था कि मक्खन खूब डालना, जब मैं आऊँगा खाने के लिए तो तैयार रखना। तो मैं लास्ट वीक जयपुर में कुछ काम से गया था, लेकिन मैं उस दुकान पर गया था उसके खाने के लिए, और मैंने बोला कि मक्खन तैयार रख, कभी खाते हैं। सो आई फील कि मुझे लगता है कि मेरा एक रिश्ता है उन लोगों के साथ, मैं कभी जानता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि शायद जब कल हम नहीं रहेंगे या हमारे बच्चे देखेंगे या कुछ देखें, तो उनको लगता है कि वो जुड़नी बड़ी हो, एक मैसेज बड़ा ज़रूरी, जाना ज़रूरी है कि जो लोग शायद हमेशा सोचते होंगे कि आप उनके पास आएंगे, वो आप नहीं जाएं, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आम लोगों को अपने साथ लेकर चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आम लोगों ने साउथ में आपके नाम पर मंदिर बना दिए, आपको भगवान बना दिया, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा है सर। मैंने उनको बोला, मुझे जब किसी ने बोला, मैंने बोला कि यार स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, मेरे नाम पे ये क्यों बनाना। मैंने 2-3 छोड़ के हमने बनवाए भी, एक बंगाल में बना रहे थे, तो उन्होंने भी एक स्कूल बनाया वहाँ पर। सो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली ये तो नहीं डिज़र्व करता जो मुझे मिल रहा है, बट जो लोगों की इमोशन थी वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देती है मेरे कंधों पर कि जो उम्मीद है वो कभी टूटने नहीं दूंगा मैं सर। सोनू करते तो और लोग भी हैं। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए कोविड के लिए, तो उनका तो कहीं नाम नहीं आया। नहीं सर, उनका भी आया होगा, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं सर। मैं सब लोग, मुझे लगता है अपने लेवल पर सब लोग अच्छा करते होंगे, बट मैं यही कहता हूँ कि सर पर्सनली कंधे पे हाथ रखना बड़ा ज़रूरी है सर, क्योंकि मैं जब नहीं होता हूँ यहाँ पर, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे कई बार जो नीचे दूध वाला रहता है वो भी लोगों को अटेंड करता है, मेरे ड्राइवर भी लोगों को अटेंड करता है। सो मुझे लगता है कि पर्सनली जब तक आप जुड़े रहते हैं तो अच्छा, पर कर सब लोग रहे हैं सर। आई थिंक दे आर डूइंग द बेट। अमिताभ बच्चन ने बहुत कुछ किया, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में हैं जी। 15 करोड़ रुपए खर्च किए, 4 लाख मजदूरों को 1 महीने तक खाना खिलाया, यूपी बिहार के लिए 30 बसें बुक की। बच्चन साहब ने 2800 माइग्रेंट्स को ट्रेन से ट्रैवल का इंतज़ाम कराया, इंडिगो एयरलाइंस की 3 चार्टर फ्लाइट का खर्चा उठाया, ऑक्सीजन के लिए 250 बेड का सेंटर सेटअप किया, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया, कोविड से ऑर्फन हुए बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन बच्चन साहब को तो वो याद नहीं करता, सोनू सूद को याद कर रहे हैं। नहीं सर, वो सर बच्चन साहब इंस्पिरेशन है हमारी, हम सबकी इंस्पिरेशन है, और तो कमाल का काम करते हैं सर। उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं सर, और चलते रहेंगे सर हमेशा। जब अक्षय और अमित जी की बात मैंने लोगों से की, तो किसने मुझे कहा कि सोनू की फिल्म का एक डायलॉग है, भाई और डॉन के ऊपर किंग होता है। सर मेरी पिक्चर का डायलॉग था सिंग इज किंग का, बट मुझे लगता है सर वो बड़े हैं, लेजेंड्स हैं सर। मैं तो अभी शुरुआत की है ज़िंदगी की, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है, बट इंस्पायर करते हैं सर वो मुझे। मैं तो बैक बेंचर हूँ सर इसमें। थैंक यू। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सोनू सूद पर आरोप है कि इनके फंड का सोर्स एक रहस्य है। सोनू, आपने बहुत अच्छा काम किया, लाखों मजदूरों को घर भिजवाया, स्टूडेंट्स को हेल्प की। ये सब बगैर पैसे के तो होता नहीं, तो कहाँ से आता है वो पैसा? जैसा आपने बोला सर, बहुत पैसे चाहिए ये सब करने के लिए। जब मैं शुरू किया तो मुझे पता था कि जिस लेवल का डिमांड आ रही है लोगों की काम की, ये तो 2 दिन भी नहीं
आप सर्वाइव नहीं कर सकते जिस लेवल पे आ रहा था। तो मुझे लगा कि इसको जोड़ें कैसे। तो मैंने जितने ब्रांड्स, मैंने जैसे बोला कि मेरे जितने ब्रांड्स, आप अगर बात करें ऐसा कोई ब्रांड जिनके साथ मैंने नहीं काम किया, जिनको मैंने साथ में अपने साथ डोनेशन पे नहीं लगाया। मैंने हॉस्पिटल्स को, मैंने डॉक्टर्स को, मैंने कॉलेजेस को, मैंने टीचर्स को, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, मैंने इसको एक्सपोर्टर्स को, हर बंदे को उसके काम में लगाया कि आप जुड़ो कैसे है। नौकरी देनी है, चलो इतने लोगों को काम देनी है। मेरी अपीयरेंसेस चाहिए, मैं फ्री में करूँगा, चलो ये करो। वो जुड़ते गए अपने आप होते गए। अभी भी हम लोग जितने अगर आप देखेंगे ऐसा, मुझे किसी ने बोला कि आप या तो एक चीज़ चुनो, या तो एजुकेशन चुनो, या आप मेडिकल चुनो, या आप जॉब चुनो। आप सब नहीं कर सकते। बड़े मेरे को NGOs ने फ़ोन किया कि सुनो, देश की 160 करोड़ आबादी है, ये आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो मैंने बोला कि जो मेरे घर पे नीचे आता है, मैं उसको मना तो नहीं कर सकता। तो आज आप देश के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी छोटे से छोटे ज़िले, छोटे से छोटे स्टेट, कोई कहीं पे भी आप बोलें, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इलाज करवा सकता हूँ, मैं उसको जॉब दिला सकता हूँ। आप एक फ़ोन करेंगे, मैं करवा दूँगा। सोनू, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। इतने सारे लोगों के लिए बसेस का इंतजाम करना, इतने सारे लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम करना, फिर आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि 4000 स्टूडेंट को किर्गिस्तान से लाए, तजाकिस्तान से लाए, मॉस्को से लेबरर्स को लाए, ये सब हवाई जहाज में आए। राइट। ये कोई सस्ता काम तो नहीं है। जिन के पास अफोर्ड कर पा रहे थे, दे पेड फॉर द टिकट्स। ऐसा नहीं कि मैंने सबको टिकट्स दी। मैंने बोला कि आप जो अफोर्ड करते हैं करो, जो नहीं अफोर्ड करते वील मेक श्योर वील लेके आए। तो उसके बाद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इनमें से कोई फ्लाइटें नहीं उड़ रही थी सर। तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई ऑफिस, उन देशों के ऑफिस एम्बेसडर जिनके साथ मैंने नहीं बात की, मैं 24 घंटे सिर्फ यही काम करता था, एयरलाइंस की परमिशंस और उनको लाने में। अपने आप होता था, बट हाँ लगे भी हैं बहुत फंड्स, पर बहुत लोगों ने खुद जो अफोर्ड करते हैं, दे ऑल्सो पेड फॉर। आप कह रहे हैं कि 400-500 लोग रोज आपके घर के बाहर आते हैं, हर एक की अलग अलग तरह की डिमांड होती है, तो कैसे पूरा करते हैं? कोई कहता है कि मेरा घर बनवा दो, आप किसी कहते हैं जो ट्रैक्टर दे देता हूँ, तो सब चीज़ में खर्चा तो होता ही है। सर खर्चा होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समय पहले दुबई गया, और जब मैं लैंड किया तो वहाँ पे इमिग्रेशन में जा रहा था, तो एक जेंटलमैन मेरे पास आए, कहते सर मैं माय नेम इज़ मिस्टर विल्सन एंड मैं फलाने हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, सो कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। तो उन्होंने सेल्फी वेल्फी मेरे से लिया, तो बोले कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, और आपने हमारे एक बैंगलोर के अंदर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था, और एक केरला के हमारी ब्रांच के अंदर आपने एक किसी का लिवर ट्रांसप्लांट कराया था, और आपने पैसे दिए थे, विच इज़ कमेंडेबल एंड वी वांट यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर। तो मैंने बोला कि सर कल हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, और ब्रेकफास्ट में हमारी दुबई में मीटिंग हुई, तो डायरेक्टर्स एंड ऑल केम कि सर हम लोग आपको इतनी अपीयरेंस चाहते हैं, हम लोग ऐसी ऐड शूट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, तो कितना फीस होगा, ये तो नंबर्स वगैरह की बात होने लगी। मैंने बोला कि काम कीजिए सर, आपके यहाँ पे बेस्ट सर्जरीज होती हैं जो मैंने करवाई हैं, सो मुझे मेरी फीस 0 है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप मुझे लिवर ट्रांसप्लांट जो है 50 स्पॉन्सर करके दीजिए। एक लिवर ट्रांसप्लांट 28 लाख रुपए का आता है सर। उन्होंने 50 लिवर ट्रांसप्लांट स्पॉन्सर किए, जो 12.5 करोड़ के लिवर ट्रांसप्लांट है सर। 19 लिवर ट्रांसप्लांट आज भी हम लोग करा चुके हैं, और आज भी हम लोग नेशनल चैनल पे बैठे हैं। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, कोई बंदा कहीं पे जो अफोर्ड करता है, जिसकी जो 200 रुपया लेबर लेता है, अपने बच्चे का 25-28 लाख का ऑपरेशन नहीं करा सकता, आज भी हम लोग उनको फ्री में कराते हैं। और अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी, आई एम सेइंग ऑन द नेशनल मीडिया, प्लीज़ कॉल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन सर। सोनू, मैं आपके जवाब देखता हूँ, आप जो लोगों को जवाब देते हैं, किसने कहा मुझे ट्रैक्टर दे दो, आप कहते हैं कल पहुँच जाएगा। किसने कहा मेरे घर की छत बनवा दो, आप कहते हैं परसों बन जाएगी। किसने कहा कि मेरा ट्रांसप्लांट करवा दो, आप कहते हो अगले हफ्ते हो जाएगा। इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं सुनता। सर वो भगवान ही सुनता है सर, मैं तो जरिया हूँ सर करवाने का, वो तो मेरे से थ्रू करवा देते हैं। और आपकी वेबसाइट पर मैं देखता हूँ कि कितने लोगों के आपने ट्रांसप्लांट करवाए, कितने लोगों के आपने हार्ट ऑपरेशन करवाए। अब तो आप सुपरमैन हैं क्या, रॉबिन हुड हैं, कहीं से लूट के किसी को देते हैं? सर कॉमन मैन हूँ सर। वो इम्पोर्टेंट है। हमने सर मैं करीबन जब हम लोग कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से जुड़े थे। आज भी एक आदमी का आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके जो भी उनके पास, वो आज भी मेरे पास रिकॉर्ड्स के अंदर रहता है मेरे पास।
तो उन लोगों, वो गरीब लोग थे सर, और जब उनको पहुंचाया तो उनके अंदर एक जुनून अलग था कि सोनू भाई आपने हमें पहुंचाया, हम लोग आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। और जब हमने कोविड के अंदर दवाइयाँ पहुंचानी शुरू की, इंजेक्शंस पहुंचाए थे हमने, मेरे पे केस भी कर दिए थे लोगों ने कि यार बाकियों को इंजेक्शन मिलते नहीं, इसको पता नहीं कहाँ से इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो हमने चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो या दवाइयाँ हो, तो ये गरीब लोग सर साइकिलों पे उठाकर छोटी छोटी जगहों से, मतलब आप कोई भी ऐसी स्टेट बोलिए, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, मतलब वो बेचारे 50,000 60 किलोमीटर जाते थे देने के लिए कि यार सोनू भाई आपने हमारी मदद की थी, अभी किसी को ज़रूरत है हम पहुंचाएंगे। मेरे को सर रात को 2:30-3 बजे, मतलब लोगों को टाइप भी नहीं करना आता था, सिर्फ एक फोटोग्राफ आती थी, किसी के ऑक्सीमीटर हाथ पे लगा हुआ है और ऑक्सीजन लेवल उसका बता रहे थे कि 52 है, बस कुछ, कोई मैसेज नहीं, कोई हेल्प नहीं, एक रैंडम मैसेज आता और हम लोग रात को फ़ोन करके उसको करवाते। तो इसलिए करवा पाए क्योंकि जो हमारा उस दौरान नेटवर्क जुड़ा, जो आज भी जुड़ा हुआ है, वो गरीब लोग हैं जो खुद तकलीफ़ों में हैं, और इसलिए वो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे ज़रिए किसी की तकलीफ़ दूर कर सकते हैं सर। सोनू, कुछ सरकारी रिकॉर्ड से कुछ फिगर्स मेरे पास आई हैं जी सर। आपकी कंपनी के बारे में। 2020-21 में आपको 12.5 लाख रुपए का डोनेशन मिला जी सर। और 2021 में अप्रैल से सितंबर, इन 3-4 महीने के बीच में 20 करोड़ का डोनेशन आया जी। तो ये कैसे फिजा बदली? सर फिजा इसलिए बदली क्योंकि लोगों ने देखा कि मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की, और उसमें 80% डोनेशंस मेरी खुद की हैं सर। जितने मैंने बड़े ब्रांड्स किए, मैंने उनको बोला कि आप डोनेट करो, और उसके अगेंस्ट आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज़ की भैया मैं आज आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ये रहा डॉक्यूमेंट साइन किया, ये आप डोनेट करो अगेंस्ट एनीथिंग। कॉलेजेस में डायरेक्ट डोनेट करो, हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट डोनेट करो, फाउंडेशन में करो, कहीं पे भी करो। सो 80% जो थे वो मेरे खुद के डोनेशंस के आए हुए थे। वो इसलिए भी बना कि लोगों को विश्वास लगने लगा कि ये जो बंदा है, अगर हम इसको 1 रुपया भी देंगे वो सही जगह जाकर लगेगा। और मैंने आज तक किसी भी जगह पर किसी को बोला नहीं कि आप मुझे डोनेशन दो। ये बहुत सारे लोग वो थे कि यार सोनू आप अच्छा काम अकेले क्यों कर रहे हो, हम करना चाहते हैं। मैंने बोला कि आप काम कीजिए, फलाने हॉस्पिटल में दे दीजिए, आज आप अपोलो हॉस्पिटल में बात कर लीजिए, आप आज मैक्स हॉस्पिटल में बात कर लीजिए। मैक्सिमम लोग जो मुझे कई बार एक इनवाइट करते थे कि भैया आप हमारे गेस्ट आ जाओ, तो मैं बोलता था काम कीजिए, हॉस्पिटल के नाम का चेक दे दीजिए, मैं किसी ना किसी का इलाज करा दूंगा। तो एडवांस में वहाँ पे चेक्स पड़े रहते थे, इलाज हम सिर्फ मरीज भेजते थे वहाँ पे। तो इसलिए सर वो जमा होते ही गया। बट लाइक आई सेड कि कुबेर का खजाना तो है नहीं सर जो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, बट कोशिश यही करता रह रहा हूँ कि जोड़ता रहूँ, जितना हो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचता रहूँ। तो पता नहीं सर कैसे हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं अपनी कई बार वाइफ से बात करता हूँ या अपनी परिवार से बात करता हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि कैसे हो रहा है। बट मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि जो 20 साल में मैंने फिल्में की होंगी 100 के करीब अलग भाषाओं में, वो सबको भी इकट्ठा कर लो ना सर, वो जो अभी कर रहा हूँ वो 1% भी नहीं है उसका सर। तो ये जो दुनिया कमाल है। लेकिन मैं सुना कभी बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आती हैं जी। एक लड़के ने लिखा कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवा दीजिए। सर बहुत लोगों की मिलवाया मैंने, ऐसे सच्ची बोलूँ तो आपको मैंने करवाया सर, बहुत लोगों को मिलवाया भी, ऐसी बात नहीं है वो। मैं और एक बच्चे ने लिखा कि पापा कह रहे हैं कि मम्मी को थोड़े दिन नानी के घर भिजवा दीजिए। सर देखिए यही ऐसे ही रिश्ते जोड़े सर लोगों ने। बट मैं खुद अपने मैसेजेस लिखता हूँ, मेरा कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो कोई मेरे लिए टाइप करती है, मैं खुद ही लिखता हूँ और इमोशन में आकर। तो कैसे जवाब देते हैं? एक मैसेज मैंने देखा कि विलियमसन बहुत मार रहे हैं, इनको पेविलियन वापस भिजवा दीजिए। हाँ सर, तो वो भी था सर। वही मैं सर मुझे लगा कि मैं ये जो लोग हैं जहाँ पर भी हैं, वो एक उनको अगर मैच देख रहा है तो उसको लगता है यार हमारे साथ सोनू सूद बैठा मैच देख रहा है यार। अगर कोई हस्बैंड वाइफ बैठे हों तो उनको अगर आपस में झगड़ा हो गया तो उनको लगता है कि शायद सोनू सूद साथ में बैठा हो, चल बेटा मेरे को घर छोड़ के आ। सो आई फील कि वो जो फीलिंग है बड़ी कमाल की है। एंड अब ये भी कमाल की फीलिंग है कि मैं घर में फंसा हुआ हूँ, सोनू सूद मुझे शराब के ठेके तक भिजवा दो। तो वो भी ट्वीट आया था कि मुझे शराब के ठेके तक पहुंचा दो। तो मैं बोला कि तो शराब के ठेके पर तो खुद पहुंच जाए, जब टल्ली हो जाए घर मैं पहुंचा दूंगा। किसी ने लिखा कि मेरा 7 साल का बेटा टीवी पर फिल्म देख रहा था जिसमें हीरो सोनू सूद की पिटाई कर रहा था, तो उसने टीवी तोड़ दिया। तो सोनू जी नया टीवी दिलवा दीजिए। तो मैंने सर उसका ही जवाब दिया था, मैं कि अगर ऐसे टीवी टूटे तो फिर सर टीवी टूटेगा और मेरा काम यही होएगा लोगों को टीवी पहुंचाने का सर। तो वो किया था सर, आंध्रा में किसी ने तोड़ दिया था सर। यार इतना प्यार आपको लोगों ने दिया है। एक रैप बिहार के लोगों ने बनाया है, वो मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें पता चलता है कि कितना प्यार सोनू सूद से लोग करते हैं।
वो भी पूछ रहे हैं ऐसे कैसे कर पा रहे, पैसे कहाँ से आ रहे? सर ऊपर वाला दे रहा है सर। देखिए अभी आपके सामने ही है। पहले मैं जैसे बोला कि हमें लगता था कि पंजाब से आए हैं, नाम हो जाए, एक्टर है, लोग जानने पहचानने लग जाएं आपके नाम से, वो बहुत, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पर जब आप ये इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते तब आपको लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको बताया कि 2 फेजेस में था। एक फेज़ वैसा था कि जब मैं फिल्म में शूट कर रहा था, कोविड आया, और जब मैं वापस उसी सेट पे आया, वो सेट अचानक छोटे लगने लगे सर। वो ऐसे लगने लगा यार, अरे इसके पीछे भाग रहे थे क्या आज तक, इसके पीछे इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये तो वो नहीं है जो मैं ढूंढने आया था। सो आई थिंक अवेकनिंग ऑफ लाइफ होता है सर। और फिर कई बार आपको वही चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं, और फिर आज आपके सामने पहुंच जाता हूं सर मैं। हमारी दुआ है आप ऐसे और काम करते Thank you, रहें, sir. लेकिन इल्ज़ाम मेरे पास अभी और हैं। सर बिल्कुल सर। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सोनू सूद पर इल्जाम है कि ये नेताओं के काम में दखल देते हैं। अब सुनो, बहुत सारे लीडर कहते हैं कि ये लोगों की मदद करना, उनको घर पहुंचाना, इलाज कराना, उनके वोट लेना हमारा काम है। ये कैसे बीच में कूद पड़ा है? सर मैं वो भी सर अच्छा ही काम करते हैं, सब लीडर्स अच्छा ही काम करते हैं, पर मुझे लगता है कि हमारी साइकी कई बार हिंदुस्तान की हो जाती है कि भैया हमने अपने इसको लीडर चुना है और इसका काम अभी करते हैं। प्रॉब्लम जनता को नहीं है, प्रॉब्लम उन नेताओं को है। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं जी। जब आपने लोगों को बसों में बैठाकर भेजना शुरू किया तो उन्होंने लिखा कि कुछ राजनीतिक दल बड़ी चतुराई से सोनू सूद को महात्मा बनाने में लगे हुए हैं। जी मुझे पता है सर। तो आई थिंक सर परसेप्शन मैं तो उन्होंने कहा कि सोनू सूद का चेहरा आगे करके महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पर सर आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों के बयान बदलते गए, मुझे अलग अलग पार्टियों में शिफ्ट करते रहे लोग, पर मैं तो आज भी नहीं, उनकी बातें तो काफ़ी सारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में जब किसी को परमिशन नहीं थी तो सोनू सूद को बसें चलाने की परमिशन किसने दी? सर उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो मैंने महाराष्ट्र से, मैं तो कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पर नहीं परमिशन लेके आया। तो परमिशन तो सर मैंने ऑफिशियली सबको भेजा था। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी के आदमी हैं। जी सर मोदी जी के तो सारे आदमी हैं सर हम लोग। लेकिन आपको उनकी बातों से परेशानी तो हुई होगी जब उन्होंने कहा कि ये तो एक्टर है, पैसे दे के कुछ भी करवा लो। सर ऐसा नहीं था। मुझे जब उन्होंने बयान दिया था मुझे पता भी नहीं था। मैं तो उस रेलवे स्टेशन पे था, कहीं पे भिजवा रहा था, तो मुझे अचानक किसी का फ़ोन आया, किसी ने बोला कि यार तूने न्यूज़ देखा क्या? तो मैंने बोला देखा नहीं, क्या न्यूज़ है? तो कह ले कि यार ऐसा ऐसा कुछ बयान हो गया। मैं कोई बात नहीं सर, चलने दो, उनका बयान है तो कोई बात नहीं, बड़े हैं वो बोल सकते हैं। पर उस समय शाम तक वो काफ़ी बड़ी बात होगी तो मुझे खुद ही नहीं पता लगा। पर सर मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ता सर क्या बोलते हैं, सच्चाई फर्क तो पड़ा था, क्योंकि फिर शाम को आप चीफ मिनिस्टर को मिलने गए थे, उद्धव ठाकरे के पास शिकायत करने गए थे। नहीं, शिकायत नहीं करने गया था सर। मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने बोला कि शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया तो फिर जनता ने थोड़ा सा साथ दिया और थोड़ा सा आक्रोश दिखाया। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं मिल के आना चाहिए, क्योंकि आप न्यूट्रल। तो मैं सिर्फ उदय जी से मिलने गया था और उन्होंने बोला कि आई थिंक कुछ सम मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी तरफ से कोई बयान नहीं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट कैजुअल मीटिंग सर। लेकिन बात वहाँ नहीं रुकी। फिर बीएमसी ने कहा कि आपने एक रेजिडेंशियल हाउस को होटल में कन्वर्ट कर दिया है, उसको लेकर के केस बना। सर वो ना मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं था, वो पहले से ही था होटल। मैंने सिर्फ ये किया था कि जितने माइग्रेंट्स थे उस समय उनके पास घर नहीं थे, सड़कों पे थे, तो मैंने उनको सबको वहाँ पे ठहरा दिया था। तो जितने लोग थे माइग्रेंट्स जो थे वहाँ रुके हुए थे, तो मुझ पर फिर थोड़े से सवाल उठाए गए कि क्यों कर रहा है ऐसा काम। तो फिर शरद पवार के पास जाना पड़ा आपको? नहीं सर, शरद जी तो मैं वैसे ही मिलने गया था। कुछ उनसे मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया इसके बारे में, ना कभी हेल्प मांगी कि मुझे बताएं। लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी जो लोकप्रियता हो रही है, पॉपुलैरिटी हो रही है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, उससे ये लोग जलने लगे हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि जल रहे थे, बट ये है कि जब आप लाइमलाइट में आते हैं तो धुआं तो उठ रहा था। धुआं तो उठ रहा, आग भी लग रही थी सर बड़ी जगह पे। बट सर चलता है, मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आई थिंक मेरी मदर हमेशा कहा करती कि ज़िंदगी में अगर स्पीड ब्रेकर्स ना आए तो समझ लेना तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, अगर स्पीड ब्रेकर्स हैं तो मतलब सही रास्ते पे चल रहे हो। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तारीफ की थी। प्रियंका गांधी ने आपको फ़ोन किया,
बिल्कुल प्रियंका जी ने किया था। इनफैक्ट शी वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम करें। स्मृति ईरानी जी उन्होंने भी मुझे कॉल करके बहुत बूस्टअप किया था कि जस्ट कीप द गुड वर्क गोइंग। और आई थिंक ये मैटर करता है। आपको लगता है कि आप सही रास्ते बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के बयान देखे मैंने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे उस समय जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत थे जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सब लोगों ने तारीफ की, ट्वीट किया। जी सर बिल्कुल। मैंने इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट शुरू की तो और बसेस शुरू की तो सब स्टेट्स में जा रहा था। इनफैक्ट पहली जो फ्लाइट उड़ी थी हिंदुस्तान में वो कोचीन के पास एर्नाकुलम एक जगह है सर, वहाँ पे करीबन 170-80 लड़कियां जो थी एक स्टिचिंग फैक्ट्री में काम करती जो फंस गई थी। तो किसी ने बोला कि इनको निकालना है, तो फिर मैं उनको रात को मैंने फ़्लाइट की स्पेशल परमिशंस निकलवाई वहाँ से, और एर्नाकुलम से उनको रात को मैं कोचीन लेके आया 3:30 बजे। और फिर मैंने सुबह, मुझे 1.5 घंटे की परमिशन मिली थी एयरपोर्ट खुलवाने की, और फिर मैंने उनको कोचीन से भुवनेश्वर लेके आया था। तो पटनायक सर जो है वहाँ के सीएम, उन्होंने बोला था कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग दीज 170 गर्ल्स। तो सबने सराहा था सर। आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग कि मुझे। लेकिन जो राजनेता होते हैं वो बगैर फायदे के किसी की सराहना नहीं करते। पर इस बार की थी सर इस बार एक्सेप्शन था, बट आई थिंक आई मीन उनकी ग्रेटनेस थी कि दे एक्नॉलेज कि मैं ठीक कर रहा हूँ सर। मैं बस हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता रहा सर, पीछे खड़ा था मैंने सुना है कि कुछ ऑफर करते रहे आपको। सर मेरे को आई हैं ऑफर। मैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट आई हैं जिनमें पहुंचने में शायद सालों लग जाते हैं लोगों को। वो ऑफ़र्स हुई हैं मेरे को। राज्यसभा भी ऑफ़र हुई कई दफ़ा। बड़ी कमाल लगता है सर, अच्छा लगता है। पर मुझे लगता था कि मैं शायद तैयार नहीं हूँ इसके लिए, थोड़ा वक्त है अभी उसमें आने के लिए। तो जब तक अंदर से पूरी तरह वो जोश ना आए करने के लिए, तो मुझे लगता है प्लंज नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहा नहीं, मुझे नहीं करना। और कई ने बोला भी कि जो तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की, जनरेशन्स निकल जाती हैं उसको पाने के लिए। सो आई थिंक मेरे ज़िंदगी के लक्ष्य कुछ और थे सर, तो अभी भी। लेकिन सारी इमेज का राजनीति में फायदा नहीं हुआ। आपकी सिस्टर को आपने चुनाव लड़वाया जी, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़वाया सर। उसमें ना लेकिन हार गई। पर मेरी सिस्टर सर पहले से ही बहुत चैरिटी का काम करती है और आज भी करती हैं। आज भी अगर आप मोगा में जाके देखेंगे तो हमारे घर के बाहर लाइनें लगी रहती हैं, और शायद जो लोकल एमएलए उनके यहाँ कोई भी नहीं आता होगा, वो उधर से इधर ही भेज देते कि जाओ उनके यहाँ जाओ। तो मुझे लगता है कि वो हम लोग तैयार कभी थे ही नहीं सर। वी आर नॉट। नहीं, ये तो पक्का है। अगर तैयार होते तो पॉलिटिकल समझ होती। आपको पता होता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की हवा है, तो केजरीवाल से टिकट दिलवाते। तो केजरीवाल सर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने भी इनफैक्ट ऐसा नहीं बोला था। पर सर हमें पता ही नहीं था क्या है, तो हम तो एकदम ऐसे थे कि यार कर रहे हैं, तो जहाँ बिठा दिया बैठ गए, जहाँ खड़े हो गए। तो हम तो मकसद कुछ और था। तो सर जीतना हारना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग जीतते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों पे ओहदों पे आते हैं, पर आई फील कि लोगों का दिल जीतना इंपॉर्टेंट है। और जब आपके दरवाजे पे जब लोग पहुँचते हैं, तो आई थिंक वो आपकी असली जीत होती है। अगर आप जीते और दरवाजे पे कोई आया ही नहीं, तो क्या फायदा ना सर जीतने का। नहीं, लेकिन आपको लगा कि स्ट्रेटेजी गलत हो गई? आम आदमी पार्टी से टिकट दिलवाते तो कोई मुश्किल नहीं होती। सर मुझे लगता है कि जीत जाते फिर क्या होता है सर, एक बन जाते, आप बन जाते, अच्छी बात है, और भी करते। आम आदमी पार्टी से भी अरविंद जी ने डेफिनेटली बोला था, पर जैसा हमने बोला कि सर हमें समझ ही नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था ना हमने। या आप डर गए कि एक बार केजरीवाल से मिले थे तो इनकम टैक्स वाले आ गए थे? नहीं सर, ऐसी बात आप नहीं है। मिले उसके 19 दिन बाद मेहमान आ गए थे। अच्छा 19 दिन थे सर, मैं भूल गया कैलकुलेशन। आ गए थे सर, बट लाइक आई सेड कि मैं जब अरविंद जी से मिला था, मैं उनसे मिला था एक बड़ा कमाल का। मैं एजुकेशन में सर बड़ा सपोर्ट करता हूँ। अभी मेरे मदर प्रोफेसर थे, तो मैंने आज आप कोई भी फील्ड की बात करें, CA IAS, कोई हम लोग हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो अरविंद जी थॉट कि आई शुड बी द फेस ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड देश के मेंटोर, कि भैया किस तरह लोगों को हम मेंटोरशिप करें। और मैं तो उसी का मेंटोरशिप का एक फेज़ बनने गया था। और जब वहाँ पे भी पूछा गया था, मैं तभी भी बोला था कि मुझे पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है, तो मैं तो पढ़ाने आया हूँ बच्चों को। बट मे बी शायद लोगों ने कुछ और देखा होगा और घर पे मेहमान आए होंगे, पर कोई बात नहीं सर, हमने सबने एंजॉय किया। नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वाले ऐसे ही आते हैं जैसे आजकल BBC के दफ्तर में आए हुए हैं। तो अच्छा सर, मैं तो जब मेरे घर पे आए, तो मैं तो सुबह जब 5:30-6 बजे सुबह आए, तो मैं तो उठ जाता हूँ जल्दी। तो जैसे ही आए तो मैंने बोले कि सर हम वहाँ से आए हैं डिपार्टमेंट से। तो मैं कहा सर वेलकम, आप आइए। अभी मैं कहा पर ये बात ज़रूर है सर
कि आप जितने भी 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी रुकेंगे आपकी ज़िंदगी का ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, और जब आप जाएंगे आप कहेंगे इतना मज़ा कहीं और नहीं आया जितना यहाँ पे आया। तो और उन्होंने बोला भी सर, जब वो गए भी तभी भी उन्होंने बोला मेरे घर पे कबर्ड्स में कोई लॉक नहीं है सर, मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है, हर चीज़ खुली है, मेरी कबर्ड्स ऐसी ही रहती है, हमारे घर का दरवाज़ा जो भी है वो भी लॉक नहीं है, उसको सुबह हम लोग खोल देते हैं, जिसको भी आना होता है अंदर आ जाता है, चले जाता है। तो जब उन्होंने कबर्ड्स खोली, ड्रॉर खोली, तो बोले लॉक ही नहीं है यार तुम्हारे यहाँ पे। मैं कहा सर ऐसे ही है, हमारे खुले ही रहते हैं घर, पूरा ऐसे ही रहता है। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट दे थॉट कि यार अरे बड़ी कमाल की जगह है। तो लेकिन जानने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी उसकी कुछ एक्सर्ट मेरे पास में है। जी सर। डिपार्टमेंट रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका कहना है कि इनकम टैक्स की जांच में पता चला एक्टर सोनू सूद की कंपनियों में टैक्स इवेजन की बोगस एंट्रीज पाई गई और कैश के बदले चेक इशू किए गए थे। तो सर मैं जो उन्होंने बोला, आज भी हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बट लाइक आई सेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर वेरी ऑनरेबल और उनका पूरा हक बनता है जो भी करने के लिए। बट एक एक चीज़ जो थी वी हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आज भी मैं आपके सामने शायद इसीलिए बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं सब ठीक होगा। बट लाइक आई सेड उनका काम उन्होंने किया। मैं एक और बात लिखी उन्होंने, जी सर, जयपुर बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ 175 करोड़ 175 करोड़ इसकी डूबियस सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए गए। सर ये मेरा कोई नहीं है, दिस वाज समथिंग विच आई ऑल्सो क्वेश्चन। मेरा जयपुर से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इससे कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। वो एक फर्स्ट जब हमने उसका अप्रूव दिया तभी पता चल गया था। आई थिंक वो कुछ और किसी के जुड़ के मेरे साथ आ गया था। मेरा कुछ दूर दूर तक इस क्लॉज के साथ कुछ नहीं था लेना देना। तो ये सब देख के आपको नहीं लगता कि किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो? सर मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में और स्ट्रांग बनाते हैं। तो मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि हौसला रख एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। So all these experiences sir made me stronger. मैं आपको छोटा सा सर एग्जांपल देता हूँ। एक जोधपुर का केस था, एक किसी का इलाज करना था। वो एक कम्युनिटी के लोग थे और उस बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट का केस था सर। वो 35-38 लाख रुपए उसके लग रहे थे उस बच्चे के। 8 साल का बच्चा था, शुभम नाम था उसका, जोधपुर का बच्चा। तो किसी मेरे दोस्त ने रेफ़र किया और मैंने बोला कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल में बात किया हैदराबाद में, तो किया उसका कम करा के 35 से 28 लाख से मैंने बोला कि इनका बिल्कुल पैसे नहीं सर, मैं ही कर रहा हूँ इलाज। 18 लाख में हम लोग लेके आए। मैंने बोला कि आप इंतज़ाम करो, कितने पैसे इंतज़ाम करेंगे? तो उन्होंने बोला कि सर हम तो 2-2.5 लाख इकट्ठे कर पाएंगे। मैंने सीएम ऑफिस में फ़ोन करके मैंने बोला कि ये काम कीजिए आप सर, थोड़ा सा आप मदद कीजिए। सीएम ऑफिस से 10 लाख का चेक आया, 2-2.5 लाख इन्होंने किए, 6 लाख मैंने देखे सर, वो इलाज हो गया, 18 लाख का इलाज हो गया। जब 1-1.5 महीने बाद मेरे पास वापस बिलिंग आई तो मेरे पास 18 लाख की और बिलिंग जुड़ के आई अपोलो हॉस्पिटल से। मैंने अपोलो में बोला कि सर वो तो सीएम ऑफिस से 10 लाख आगे थे। तो गलती क्या हुआ कि सीएम ऑफिस से जो पैसे थे सर उनके पर्सनल अकाउंट में चले गए बच्चों के। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मैं कि सर आपके बच्चे को बचा दिया, आप हॉस्पिटल में तो जमा कर दीजिए। तो कहते नहीं सर हमें बच्चे का फ्यूचर भी तो देखना है ना सर। तो मैंने बोला कि सर देखिए अगर उसको नहीं बचाते तो बचता नहीं तो फ्यूचर कहाँ जाता है? कहते सर वो तो खर्च हो गया हमसे। तो जिन्होंने मेरे दोस्त ने रेफ़र किया, मैं तो आज तक उस बच्चे से मिला भी नहीं। सो मैं वो दोस्त को बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसे बंदों की मदद ही नहीं करनी चाहिए आज तक। तो मेरे लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई और किसी के साथ एक्सपीरियंस होता तो बोलता यार क्या लेना देना, दफ़ा करो, ये तो दुनिया नहीं है काम करने वाली। पर मुझे लगता है उसके बाद भी हम लोग करते रहे। तो सर ये मुझे लगता है हमारे टेस्टिंग वाटर्स होते हैं, हमें सिखाते हैं कि आपको क्या बंद नहीं करना। अगर आपने बंद कर दिया होता तो फिर तो सर आई थिंक वो एक मुझे ध्यान है कि अमिताभ बच्चन जब राजनीति में गए थे जी तो थोड़े ही साल बाद वापस आ गए जी, कहा कि ये गंदा नाला है, सेसपूल है। जी सर जितना मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया इस दौरान में, तो यस उंगली तो उठाते हैं लोग आपके पास। आप बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में आना है तो अपनी पीठ जो है मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि शाबाशी भी इस पे देते हैं और छुरा भी इसी पे भोंकते हैं। तो मुझे लगता है कि उंगली उठाएंगे, अगर आप सुन सकते हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप इमोशन से बहुत भरे हुए हैं और आपको लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हर बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है सर। आप तो कहते हैं कि मैं भारत को जोड़ सकता हूँ जी, तो राहुल गांधी को बुरा लगेगा, वो निकले हुए भारत जोड़ने के लिए। सर
जो बंदा जोड़ सकता है जोड़ता रहे सर, अपने अपने लेवल पर। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ सर, मेरे राहुल जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हम सबको भी करना चाहिए सर। और देखो आपने भी जोड़ दिया सर, सबको बिठा दिया साथ में। मैं कहूँगा सोनू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकई में आपको इस काम को कंटिन्यू रखना चाहिए, और जो सावधानियां बरतनी है वो तो है ही ज़रूरी। पब्लिक से पूछते हैं, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने काम करते हैं, जैसे वर्कआउट हो गया, एक्टिंग हो गई और सोशल वर्क हो गया, पर आप इन चीज़ों को टाइमली मैच कैसे करते हैं? मुझे खुद ही नहीं पता है भाई कैसे करते हैं। तो सही पूछो तो, मतलब आइडिया ही नहीं है, पता नहीं कैसे होता है। बट जब आपको मज़ा आने लगता है ना, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप एंजॉय करने लगते हैं, फिर आप थकते नहीं हो उसमें अंदर। मैं कोविड के दौरान, मुझे याद है सर, मैं 22-23 घंटे मैं रोज़ जागता था और कई कई दिनों तक जागता रहा, 1-आध घंटा कई बार सोने को मिला, लेकिन थकते ही नहीं थे। और आज आप देखिए कि अगर आप नहीं भी कुछ करते तो आप थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, आपको सोना होता है, नींद नहीं आती। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपका मेंटल गेम रहता है कि टाइमिंग कैसे मैच करना। समय होता नहीं है किसी के पास, पर अगर आप हाथ शायद वो पूछ रहे थे कि दिन भर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, एक्टिंग कब करते हैं? मेरी अभी एक फिल्म शुरू होने वाली, मेरे डायरेक्टर बोले इसको पहले फ़ोन पकड़ के रखो, आधे टाइम तो उसकी चैरिटी चलती रहती है, एक्टिंग कब करवाएंगे? तो कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर होती है, बट लाइक आई सेड, कोशिश करता हूँ बैलेंस करने की, बट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी। मेरा यह सवाल है कि आपकी कौन सी नई मूवी आने वाली है? जी, मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, फतेह सर, साइबर क्राइम के ऊपर फिल्म है। इनफैक्ट वो भी इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जब लोगों को हेल्प कर रहा था तो फ़ोन्स के थ्रू मेरे नाम पे फेक लोन्स देने के थ्रू बहुत सारे लोगों को चीट किया रहा था। हमने 200-250 तो मैंने FIRs कराई पूरे इंडिया में। तो मैंने जब उस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये जो साइबर क्राइम है बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। सिर्फ बड़े लोग नहीं, छोटे, आज आपने देखा एम्स हैक हो गया, छोटे छोटे लोगों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो उस पर मैंने वो सब्जेक्ट लिखा, डेवलप किया, खुद रिसर्च किया, लिखा भी, और कुछ राइटर्स को भी अच्छे साथ में लिया। सो वो फिल्म है फतेह। हम लोग अगले 10 दिन में ऑन फ्लोर जा रहे हैं, तो मे बी ईयर एंड पे आएंगे, एंड आई होप कि वी कैन एंटरटेन यू। आप क्या बोल रही हैं? हाँ जी, बताएं। सर, मेरा नाम वर्षा है और मैं बधिर हूँ। मेरा सांकेतिक नाम ये है, जिस तरह से आपका नाम सोनू है, तो हम बधिर समुदाय के लोग आपको इस तरह से सांकेतिक भाषा में बुलाते हैं। सर, मेरा आपसे कुछ सवाल थे, तो मैं आपको कुछ 2 सवाल पूछूंगी। पहला तो ये कि जैसे मैंने एक्टिंग करियर में मेरा ड्रीम था कि मैं एक्टिंग करूं, बट जिस तरह से मैंने मूवीज़ और बाकी सब देखी हैं, तो वहाँ पर हियरिंग लोगों को ज़्यादा चांस मिलता है, और वहीं बधिर होने की वजह से हमें दबा दिया जाता है कि हम एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास हमारी सांकेतिक भाषा है। आप एक्टर हैं? जी हाँ, और ऐसे मैं पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग में कुछ पार्ट्स लिए थे मैंने, बट बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिस वजह से मैंने अपना ये ड्रीम जो है वो गिव अप कर दिया। वर्षा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपना ड्रीम मत छोड़ें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर अपने जो इमोशन एक्सप्रेस कर पाई। मैं आपसे इतने लोगों के सामने, सर के सामने वादा करता हूं कि मैं कहीं ना कहीं आपको अपनी फिल्म फतेह के अंदर ज़रूर, आई विल मेक श्योर दैट यू कम ऑन स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सोनू। ये जो जज्बा आपका है, शायद ये जज्बा ही आपको इतना बड़ा बनाता है। नहीं सर, मैं आपको बोला ना, आज जरिया था, मुझे पता नहीं जो हम लोग मैसेज दे पाए, बट आई थिंक शायद आज उनके लिए कुछ करना था हम लोगों को, शायद मैं इसलिए इस चेयर पे बैठा। बट लाइक आई सेड सर, जो भी कुछ मेरे से हो पाता है, कर पाता हूँ, मैं उसकी कोशिश ज़रूर करता रहूँगा सर। आज हमने मुकदमा चलाया सोनू सूद पर, उनसे पूछा उनकी फिल्म की ज़िंदगी के बारे में, वो लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, उसके बारे में, उसकी फंडिंग के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, राज्यसभा के मेंबर विक्रमजीत साहनी के फैसले का। लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर, पर मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। अरे क्या बात। और आपने हज़ारों लोगों को उम्मीद दी है। अभी एक डेफ एंड डम बच्चे को आपने फतेह मूवी में एकदम से स्पॉन्टेनियसली रोल दिया है, तो अदालत समझती है कि आप रियल लाइफ हीरो हैं। कोविड में माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, और मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी इसी फिलॉसफी का हूं,
कि एक्सटेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड टू नीडी इज इक्वल टू ज्वाइनिंग 2 हैंड्स फॉर प्रेयर्स। और आपका ये कहना कि रियल लाइफ, ये फिल्म तो 3 घंटे की ख़त्म हो जाती है, लेकिन रियल फिल्म जो सेवा की है, निष्काम सेवा की, वो चलती रहनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए। और इसी तरह आप समाज सेवा करते रहें। ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है और आपको सलाह देती है कि इसी तरह आपको उम्मीद करते हैं समाज सेवा करते रहें, पर किसी तरह के विवाद से बचकर रहें, सतर्क रहें और ट्रांसपेरेंसी से काम करें। धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कटघरे में खड़ा हो पाऊँ, और जैसा आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया सर, थैंक यू सो मच। अब मैं फतेह की शूटिंग भी कर सकता हूँ तो बड़ा अच्छा लगा सर। और मैं जैसे आपने बोला सर कि ज़िंदगी में हम लोग हमेशा सोचते थे कि ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट लाइट, कैमरा, एक्शन, बट ना तो लाइट्स हैं ना कैमरा है, सिर्फ एक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, और इसलिए भी और अच्छा लग रहा है क्योंकि आज एक बड़ा स्पेशल डे है, और मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे उसका उस दिन में हिस्सा आना का आज मैं बन पाया हूँ। आज हमारे रजत सर का बर्थडे है, तो हमने एक कुछ तो जज साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हमने एक केक भी मंगाया है यहाँ पर, तो अगर केक ये बिल्कुल सरप्राइज है मेरे लिए। सर बिल्कुल सर, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल। मुझे लगता है आप सिर्फ मैंने रिसर्च नहीं किया, आपने भी किया। बाहर आ सकते हैं? आइए ना प्लीज, आइए। अब आप सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।